किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना और फिर उसके अलॉटमेंट का इंतजार करना, वो जो एक्साइटमेंट और टेंशन होती है ना, हम सब जानते हैं। पर कभी ये सोचा है कि जब लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो आखिर वो कौन सा सीक्रेट तरीका है जिससे कुछ ही लोगों को शेयर्स मिल पाते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसके लिए हम केस स्टडी बनाएंगे हाल ही में आए सुपरहिट मीशो आईपीओ की। चलिए इस पूरे सिस्टम को डीकोड करते हैं। 8 गुना मीशो का आईपीओ बाजार में आते ही इतना जबरदस्त हिट हुआ। ये 8 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में, कंपनी जितने शेयर्स बेचना चाहती थी उसके लिए 8 गुना ज्यादा लोगों ने अर्जी दे दी। मतलब हर एक शेयर के लिए 8 खरीदार लाइन में खड़े थे। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। इतनी जबरदस्त भीड़ में, इतनी होड़ में शेयर्स का बंटवारा होता कैसे है? क्या ये पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, या कोई लॉटरी निकलती है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? चलिए मीशो के उदाहरण से इसे बारीकी से समझते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए शुरुआत करते हैं मीशो आईपीओ के क्रेज से। आखिर इस इशू में ऐसा क्या था कि बाजार में इतनी बड़ी हलचल मच गई? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं था। इशू का साइज था करीब 5,400 करोड़ रुपए। एक लॉट में 135 शेयर्स थे, मतलब कम से कम 15,000 रुपए का निवेश। इतने बड़े साइज ने ही इसे मार्केट में एक हॉट टॉपिक बना दिया था। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं, क्योंकि देखिए, अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होने से भी बहुत पहले ये बात तय हो जाती है कि किस कैटेगरी के इन्वेस्टर को इस केक का कितना बड़ा टुकड़ा मिलने वाला है। और ये देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी को पलट देती है। सेबी के नियमों के हिसाब से मीशो के 75% शेयर्स QIBs यानी बड़े बड़े फंड्स के लिए रिजर्व थे, 15% NIIs यानी अमीर इन्वेस्टर्स के लिए, और सिर्फ 10% हिस्सा हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था। मतलब 5,400 करोड़ रुपए में से सिर्फ 540 करोड़ के शेयर्स ही थे जिन पर लाखों लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तो ये 3 खिलाड़ी हैं कौन? फटाफट समझ लेते हैं। RII यानी हम जैसे रिटेल निवेशक जो 2 लाख तक लगाते हैं, NII या HNI जो 2 लाख से ज्यादा का बड़ा दांव खेलते हैं, और फिर आते हैं QIBs यानी म्यूचुअल फंड और बैंक जैसी बड़ी मछलियां जिनके लिए मीशो आईपीओ का सबसे बड़ा हिस्सा पहले से ही रिजर्व्ड था। इस पूरे खेल में एक न्यूट्रल अंपायर भी होता है जिसे कहते हैं आईपीओ रजिस्ट्रार। ये कंपनी और निवेशक के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं और इनका काम है बिना किसी भेदभाव के एकदम नियमों के हिसाब से शेयर्स को बांटना। मीशो के केस में भी रजिस्ट्रार ने ही ये पूरी प्रक्रिया संभाली थी। तो रजिस्ट्रार का काम बहुत ही सटीक होता है। जैसे ही मीशो आईपीओ बंद हुआ, सबसे पहले तो उन्होंने सारी एप्लीकेशंस को स्कैन किया। जितनी भी डुप्लीकेट या गलत जानकारी वाली एंट्रीज थी उन्हें बाहर किया गया। फिर सभी सही एप्लीकेशंस को उनकी कैटेगरी के हिसाब से, मतलब रिटेल, HNI और QIB की अलग-अलग बाल्टियों में डाला गया। और फिर शुरू हुई असली अलॉटमेंट की तैयारी। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द बिग रिवील। जब मीशो आईपीओ की रिटेल कैटेगरी में शेयर्स से कई गुना ज्यादा एप्लीकेशंस आ गईं, तो रजिस्ट्रार ने आखिर शेयर्स बांटे कैसे? और सारा राज यहीं छिपा है। देखिए, जो NIIs यानी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स मिलते हैं। मतलब अगर उन्होंने 1000 शेयर्स मांगे और उनकी कैटेगरी 10 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुई, तो उन्हें 100 शेयर्स मिलना लगभग तय है। लेकिन हम जैसे लाखों रिटेल निवेशकों के लिए यह सिस्टम है ही नहीं। हमारे लिए है एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी। जी हाँ, यानी कि शुद्ध किस्मत का खेल। तो एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए, रिटेल कैटेगरी में पहले आओ पहले पाओ वाला कोई चक्कर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मीशो आईपीओ में जिसने पहले दिन अप्लाई किया और जिसने आखिरी मिनट में, कंप्यूटर की नज़र में सब बराबर थे। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड और रैंडम लकी ड्रॉ था। अब देखिए, मीशो का अलॉटमेंट न मिलने की सबसे बड़ी वजह तो जाहिर है वो भारी डिमांड ही थी। लेकिन कई बार ना छोटी छोटी गलतियां भी हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा देती हैं। जैसे कि पैन या डीमैट नंबर में कोई गड़बड़ी हो, या फिर एक ही पैन कार्ड से बार बार अप्लाई कर दिया हो। इसलिए डिटेल्स हमेशा 2 बार चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए, अलॉटमेंट की कहानी तो समझ आ गई। मिला हो या न मिला हो, असली परीक्षा तो लिस्टिंग के दिन होती है। तो अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो इस दिन बहुत काम आती हैं।
तो मान लीजिए आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें मीशो के शेयर्स मिल गए। बधाई हो। पर अब सवाल ये है कि लिस्टिंग वाले दिन करना क्या है? बेचना है, रखना है या और खरीदना है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार स्ट्रैटेजी काम आ सकती है। 15 का नियम। लिस्टिंग के दिन सुबह 10 बजे से 10:15 तक कुछ मत कीजिए। बस शांत बैठकर स्टॉक की चाल देखिए। 10:15 पर उन 15 मिनट का जो सबसे निचला प्राइस था उसे अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए। अगर स्टॉक उससे ऊपर रहता है तो आप लिस्टिंग गेन एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो लेवल टूटे, बिना ज्यादा सोचे समझे अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। अब बात करते हैं उन ज्यादातर लोगों की जिन्हें मीशो का अलॉटमेंट नहीं मिला। मन में तुरंत एक सवाल आता है, कोई बात नहीं, लिस्टिंग के दिन ही खरीद लेता हूं। लेकिन क्या ये सही फैसला है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। लिस्टिंग के दिन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस दिन शेयर की कीमत अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है और बेहद अस्थिर भी। अगर मीशो जैसी कंपनी पर भरोसा है तो बेहतर है कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते इंतजार करें। जब शुरुआती तूफान थम जाए और कीमत थोड़ी स्थिर हो, तब एंट्री लेने के बारे में सोचना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। तो मीशो की इस केस स्टडी से एक बात तो साफ हो जाती है, एक रिटेल निवेशक के लिए आईपीओ अलॉटमेंट पाना काफी हद तक किस्मत की बात है। लेकिन अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या करना है या न मिलने पर क्या नहीं करना है, ये पूरी तरह से एक अच्छी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। तो इस खेल में किस्मत को कितना वेटेज देना है और स्ट्रैटेजी को कितना, सोचिएगा जरूर।